हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो डायमेंशन के बारे में रहने वाला है। आज हम ये ट्राई करेंगे कि डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी डेराइव कैसे करते हैं। ओके, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को या डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस स्पीड से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो आओ देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें पता है हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज है। हमारे पास क्या है? दो टाइप की क्वांटिटीज है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, पहली कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और उसके बाद हमने सेकंड के बारे में डिस्कस किया था, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब आपको यहां पर तो पता है ये तो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं कर रही। ओके, दीज आर नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दीज आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। तो जो ये आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है। इनको डेराइव करने के लिए किसको काम में लोगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज को काम में लोगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में, इनकी टर्म्स में आप क्या कर सकते हो? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब क्या हुआ यहां पे आप ये देख सकते हो, जिस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ये क्वांटिटीज डिपेंड कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करना ही हमें क्या बताएगा? डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए derived physical quantity in terms of fundamental physical quantities is known as a dimensional formula या डायमेंशन। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ derived quantity in terms of power of फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, जो आपके पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे और किसकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को, इन्हीं पावर्स को और इसी रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलोगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहां पर ना डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। और जो पावर्स है उनको आप डायमेंशंस बोलते हो। तो देखो क्या है यहां पे, जैसे आप एक एग्जांपल लो, सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं। स्पीड है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास यदि डिस्टेंस का कोई एक रिप्रेजेंटेशन हो और टाइम का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन हो, तो डिस्टेंस इज ए काइंड ऑफ लेंथ। पहले मैं लिख रहा हूं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ओके, तो डिस्टेंस की जो यूनिट मीटर है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है टी। सॉरी, इसको टी नहीं, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और इसको रिप्रेजेंट करना है एल। और जो आपका टाइम है, सेकंड की यूनिट है, इसको रिप्रेजेंट करना है टी से। तो इधर क्या है? इधर स्पीड। तो आपने लिखा स्पीड इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी।
ये इसका एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको लिखना है L जो लेंथ के लिए है, और T को भी अगर इसके साथ लेकर आएंगे, जो डिनोमिनेटर में है ये इसके साथ में ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, यहां पर -1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये -1 और L होने के बाद ये क्या बचा आपके पास में, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पर आपने स्पीड को किसके साथ में लिखा है, स्पीड को रिप्रेजेंट किया है लेंथ एंड टाइम की टर्म्स में। इसको देखकर आप बता सकते हो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिंपल सेम ही है। इसको देखकर आप ये बता सकते हो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो स्पीड है वो लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में, लेंथ जितनी ज्यादा कवर की जाएगी तो स्पीड उतनी ही ज्यादा रहेगी। और s इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। देखो ये वाली चीज देखो, यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, ठीक है, s इज प्रोपोर्शनल टू l, सीधा दिख रहा है, s इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये दिख रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि टाइम बढ़ने पर, जैसे टाइम इंक्रीज होगा फिक्स डिस्टेंस के लिए, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं अगर एक बार और आपको बताऊं अगर, तो इस तरीके से देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू L/T, स्पीड इज इक्वल्स टू L/T। ठीक है, इसको आपने रिप्रेजेंट किया L इंटू T टू द पावर -1, ये हो गया ना, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखो यहां पर S अगर आप लिखते हो S इज इक्वल्स टू L T टू द पावर -1, ये जो चीज हो गई यहां पर, ये इसका जो पार्ट है ना, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं L टू द पावर कितनी है, यहां पर L टू द पावर है 1, जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती सबको पता है उसकी पावर क्या कंसिडर की जाती है, 1 कंसिडर की जाती है, और T टू द पावर कितनी है, -1 है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो गई, डायमेंशंस हो गई, ये क्या हो गई इसके साथ, डायमेंशंस हो गई। ठीक है ना, और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूं, पूरे को देखूं इसको, ये जब स्पीड को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट किया जा रहा है, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या हो गई, डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपको समझना है यहां पे सबसे पहले कौन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो आपके पास लेंथ और टाइम के ऊपर आपने जो पावर्स लगा रखी है, ओके, मतलब L T टू द पावर -1, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपने पावर्स को आपने सेपरेट करके लिख दिया, इसको आप बोल रहे हो डायमेंशंस। जो पावर्स होती है ना, उसको डायमेंशंस बोला जाता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला को और फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेशन में लिख देते हो, तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो गया, डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर पावर, और आप ये कह सकते इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर नॉन एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, लेंथ के लिए क्या है,
यूनिट तो मीटर हो गई और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया। टाइम के लिए क्या है, यूनिट तो सेकंड हो गई और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, टी हो गया। इसी तरीके से जो आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको अलग अलग सभी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो देखो यहां पे। तो इसके लिए हम देखो आगे देखते हैं। ये रहा, जब हमारे पास लेंथ है तो लेंथ के लिए यूनिट क्या है, देखो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई डायमेंशनल होना चाहिए। वो जो डायमेंशन है उसको हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखो लेंथ, सबसे पहले आपके पास लेंथ आ रहा है, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इसके यूनिट का सिंबल तो एम हो गया और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल। इस एल को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पैक करना जरूरी होता है, ओके। और जब यहां पे पावर लिखी हुई नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L टू द पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कि तीनों ही तरीका सही है। फिर मास, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी यूनिट तो किलोग्राम होती है, सिंबल केजी होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए कैपिटल एम। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये आपको याद होने चाहिए, आगे काम आएंगे। अब बोलोगे इतने सारी चीज याद कैसे होगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। टाइम, टाइम के लिए क्या है, सेकंड हो गई, सेकंड एस, और ये आपके पास एस को या टाइम को रिप्रेजेंट किससे करता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया, केल्विन इसकी यूनिट होती है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला में दो अलग अलग सिंबल है, इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा भी काम में लिया जाता है, ठीक है। थीटा भी लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर कुछ एक बुक्स है जिसमें से एक बुक है अपने पास H.C. वर्मा, ठीक है। H.C. वर्मा जिसमें टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। जब एक बुक, इतने स्टैंडर्ड बुक ने अगर थीटा से रिप्रेजेंट किया है तो अदर बुक्स भी इसको थीटा से रिप्रेजेंट करती होंगी। कुछ एक बुक्स हैं, बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर किससे, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं भी किसी भी पॉइंट से जब चार्ज फ्लो होता है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको यूनिट क्या हो गई, एम्पियर हो गई, ओके। और इसका सिंबल ए और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ए होता है, ठीक है। वही इस बुक की बात, तो इसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, करंट का आई। डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, H.C. वर्मा में आई है। अदरवाइज ज्यादातर बुक्स में एम्पियर से ए होता है, टेम्परेचर का के होता है, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब हो गया कोई भी जो सब्सटेंस है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस सब्सटेंस में कितना पार्ट है। जस्ट लाइक आप ये सकते, वी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, आपने कैलकुलेट किया है अर्लियर क्लासेज में, फिर से करोगे केमिस्ट्री वगैरह में तो आपने सुना होगा कितने मोल ऑक्सीजन है उसके अंदर, कितने मोल हाइड्रोजन है उसके अंदर। किसके अंदर, जब आप एक कप पानी का ले रहे हो, एक कप वाटर का ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स जो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है वो है ये, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोल, MOL इसका सिंबल है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे थोड़ा मिस्टेक से गलत हो गया, तो आप इसको लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला MOL, ये दोनों ऊपर नीचे लिखे गए, थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना, MOL। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में भी हमने बात करी थी यूनिट्स वाले टॉपिक में। क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट है हम जिस
रोशनी के अंदर, जिस लाइट के अंदर हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो कैंडेला। इसकी यूनिट होती है कैंडेला और इसको बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये कैंडेला और इसकी जो यूनिट सीडी होती है और इसका रिप्रेजेंटेशन सीडी इस तरीके से होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से सीडी होता है। ठीक है, अब आगे ये आपके सामने हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी। इतना आपको ये पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़ेंगे वहां पे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं। देखो अब है हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। जो आपके पास डेराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं यहीं पर, जैसे सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है एरिया। एरिया एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ, ये आपने देखा। ओके, एल इंटू बी। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या है? मीटर। जो ब्रेड्थ है या जो विड्थ है वो भी एक टाइप की डिस्टेंस या लेंथ ही तो है, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर। ओके, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? एल इंटू एल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? एल टू द पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया? ये हो गया एरिया का हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। ये मैं आपको सबसे आसान वाले करवा रहा हूं। अभी हम यहां पे बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट या डेप्थ, कुछ भी आप कंसिडर करते हो। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, ब्रेड्थ की भी मीटर होती है और हाइट की भी मीटर होती है। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तीनों का एल, एल और एल। इसको क्या लिख दोगे? एल टू द पावर 3। आप सबके एक के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन लास्ट में लगाना जरूरी है। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम के अलावा स्पीड की बात करें या डेंसिटी की बात करें, ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? सबको पता है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब केजी जो मास की यूनिट है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एन। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एम। और मीटर जो कि वॉल्यूम की यूनिट है, मीटर क्यूब, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टू द पावर 3। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, सोल्व कर दो, तो क्या आएगा? एम इंटू एल टू द पावर -3। ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया? डेंसिटी का आ गया। इसका एक और तरीका क्या है लिखने का? इस तरीके से भी लिख सकते हो, m टू द पावर 1 l टू द पावर -3। जिसकी पावर लिखी नहीं होती, सबको पता है उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा जाता है।
डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बात और बताता हूं मैं, मोस्टली डायमेंशनल फॉर्मूला को लोग MLT भी बोलते हैं। MLT, M फॉर मास, MLT की MLT फाइंड आउट करो, लेंथ, सॉरी, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। ठीक है, तो यहां पर तो केवल M और L ही है, T नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, M टू द पावर 1, L टू द पावर -3, T टू द पावर 0। ठीक है, T टू द पावर 0। अब यहां पे हमने T टू द पावर 0 लिख दिया ना, इसको सोल्व करते हैं। तो T टू द पावर जब 0 होता है उसकी, जैसे हमने यहां पर लिखा T टू द पावर 0, तो किसी भी नंबर या कोई अदर वैल्यू की पावर अगर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है, M टू द पावर 1, L टू द पावर -3 और 1 इंटू 1। अब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको लिखें या ना लिखें, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई के बाद भी वही आती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? M टू द पावर 1, L टू द पावर -3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका और ये तरीका दोनों क्या है? सेम ही है। ये तीनों जगह क्या है? बिल्कुल सेम है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? तो इसके बाद हम आगे बात करें अगर, तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे, हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? स्पीड या वेलोसिटी के लिए। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के पहले आपके पास इसका फॉर्मूला, इसका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। किससे रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी आ गई यहां पर, यूनिट बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं। तो मीटर को रिप्रेजेंट, मीटर की डायमेंशनल फॉर्मूला L, सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला T। तो इसको लिखने के लिए L टू द पावर 1, T टू द पावर -1, ये हो। ठीक है, M की टर्म्स नहीं है ना यहां पे, आप इसको लिख सकते हो, ऐसा भी आपको कहीं पर मिल सकता है, M टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर -1। इस प्रकार से भी, इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको कहीं पे मिल सकता है। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? ये होता है चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। कि भाई आपने जब गाड़ी स्टार्ट करी है तो वो 0 स्पीड से लेकर स्पीड इंक्रीज होती है, तो जितना टाइम उसने स्पीड को इंक्रीज होने के लिए कंज्यूम किया है वो टाइम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो टाइम होता है, चाहे चेंज का टाइम हो, स्पीड, चेंज इन स्पीड तो स्पीड होती है। तो क्या आ गया यहां पे? इसका आ गया मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये तो है ना। तो इसको सॉल्व करने पर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड तो इसकी स्पीड की यूनिट है, अपॉन सेकंड टाइम के लिए आ गया, तो ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ गया। तो यहां पर क्या बन गया? मीटर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो लेंथ L होगा, और सेकंड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो T स्क्वायर। S का स्क्वायर है ना, सेकंड का स्क्वायर है, तो T का स्क्वायर आ जाएगा। और आगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्व करके L इंटू T टू द पावर -2,
L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। और तरीके से अगर लिखना हो आपको तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। दोनों में से कोई भी आप याद कर लो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों लिखने आने चाहिए कायदे से अपने को, कि दोनों में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। देन फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो अभी हमारा तरीका क्या है स्टडी करने का, कि जो चीज हम जानते हैं या जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं या जो आप जानते हो, वहां से हम नई चीज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम एजुकेशन है, ठीक है ना, इसी का नाम स्टडी है, टीचिंग है। हम जो कुछ भी जानते हैं उसी की हेल्प से हम नई चीज स्टडी करते हैं, नई चीज निकाल के लाते हैं। मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूं कि ठीक है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस और टाइम के बारे में पता था, तो उससे क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब स्पीड के बारे में पता हो गया, टाइम के बारे में पता हो गया, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में पता चलने के बाद हम किसको स्टडी कर रहे हैं, फोर्स को कर रहे हैं। नया फॉर्मूला नहीं है, पहले एक फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, उसके बाद नया निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, मास, मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट हो गई। ये किसकी यूनिट हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई, ठीक है, फोर्स की डेराइव्ड यूनिट हो गई। आपने इस यूनिट को डेराइव किया है। इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, इसी यूनिट को आप बोलते हो न्यूटन। इसी यूनिट को आप न्यूटन बोलते हो, ठीक है, इसी को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, केजी, केजी को रिप्रेजेंट करने के लिए मास, केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास m होता है। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l होता है, लेंथ। और सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टाइम, t होता है। और सेकंड का स्क्वायर है तो t का भी स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और क्या आ जाएगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। ये ऐसा फॉर्मूला है जहां पर तीनों क्वांटिटी है, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। इसको ऐसा ही लिखते हैं ज्यादातर। मैक्सिमम टाइम आपको ये ऐसे मिलेगा कहीं ना कहीं m l t -2, ओके। इस तरीके से ज्यादातर आपको ये मिलेगा, तो आपको ये देख, ठीक है ना। देन इसके बाद है हमारे पास जो ये जो न्यूटन है, ये इस यहां से आया है। तो आपके पास जो स्पीड की यूनिट है वो क्या हुई, यहां से देखो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर इनटू सेकंड टू द पावर -1। तो ये भी मीटर पर सेकंड लिखने का एक सेकंड तरीका है, दूसरा तरीका है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मीटर सेकंड टू द पावर -2। ये भी इसको मीटर पर सेकंड लिखने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये इनको यूनिट्स को भी, यूनिट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास फोर्स की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। ये जो है ना, ये भी इसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं,
kg इंटू मीटर इंटू 10 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन का एक यूनिट हो गई, डेराइव्ड यूनिट हो गई। ठीक है ना। इसका जो स्पेशल नाम है वो क्या है, न्यूटन नाम है इसका, स्पेशल नाम है इसका न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, हम अलग अलग साइंटिस्ट को याद करने के लिए और यूनिट्स को सिंपल बनाने के लिए नाम रख देते हैं। ठीक है, अब एक तो बार बार आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर करोगे, एक बार मैंने आपको बता दिया, आपने स्टडीज के लिए काम में ले लोगे सेकंड चैप्टर के लिए, और देन आप अदरवाइज न्यूटन याद रखोगे हमेशा। ठीक है ना, ऐसे ही। देन हमारे पास है क्या, वर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं अपन। क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स को आप एक बार और ब्रेक कर लो, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट याद नहीं हो, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास को क्या लिखोगे, केजी, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, मीटर। ये यूनिट्स लिख दी हमने, इनको ब्रेक करके इनकी क्या लिख दी, यूनिट्स लिख दी। फिर हमारे पास क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई, वर्क की यूनिट हो गई है। इसको एक और तरीका है लिखने का, इसका एक और तरीका क्या है, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। ये वर्क की ऐसा यूनिट हो गई जो हमने डेराइव की है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में देखो, केजी मास फंडामेंटल है, मीटर लेंथ ये भी फंडामेंटल है, सेकेंड टाइम ये भी फंडामेंटल है। अब इसको हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लिख देते हैं m टू द पावर 1, इसको क्या लिखोगे, मीटर किसका, लेंथ का होता है, l स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर t का होता है, तो ये हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। ऐसे इसका एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, जैसे आपको ये इतना नीचे तक सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, जैसे हर बार आपको यहां तक सोल्व करने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए, आप समझ सको इसलिए बताया है। एक सिंपल सा तरीका क्या है, यहीं से आप जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, आप डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। क्या, डायरेक्ट डायमेंशनल, कैसे, आप यहां से लिख सकते हो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला l इंटू टी टू द पावर -2। ये आपको लर्न हो गया एक तरीके से, l इंटू टी टू द पावर -2। देन डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, l, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। कितना छोटा हो गया, लेकिन ये हमने यहां से हमें यूनिट भी आ गई, यहां से हमारे पास डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब हम बात करें यहां पर पावर। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। देखो पावर के लिए हम बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। कैसे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे आपको किसी ने पूछा या मैं आपसे पूछूं कि पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर, तो आप लोग कि कोई कितना ज्यादा काम कर सकता है, कोई कितना ज्यादा कैपेसिटी है किसी की, नहीं, वो कितना ज्यादा काम कर रहा है, कितना ज्यादा वर्क कर रहा है, वो उसका एनर्जी है,
वो पावर नहीं है। पावर हो गया कितना स्पीड से काम कर रहा है, कितना ज्यादा काम कर रहा है यूनिट टाइम में। क्योंकि 1 आवर में कितना ज्यादा काम कर रहा है, 1 मिनट में कितना ज्यादा काम कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना ज्यादा काम कर रहा है, वो क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट का पावर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, वर्क अपॉन टाइम। अब इसका देखो शॉर्ट मेथड से करते हैं इसका, ठीक है ना। वर्क के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स को फिर से ब्रेक कर दो, फोर्स का अगर आपको याद नहीं है तो क्या, फोर्स का हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और नीचे टाइम है ही ऑलरेडी, इसको पढ़ा रहने दो। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट ही। देखो क्या होगा, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए l इंटू टी टू द पावर -2। ये एक्सेलरेशन का हो गया, ये मास का हो गया, और आगे डिस्प्लेसमेंट का l और टाइम का t नीचे। सोल्व कर दो, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -3। -3 कैसे, -2 है यहां पे, एक और नीचे से आ गई तो -3 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर जाने पर पावर माइनस में ऐड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये माइनस में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से आप देखोगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे करते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। अभी किया था आपने, ठीक है, हमने एडवांस में कर चुके हैं, एडवांस में चल रहे हैं हम। तो देखो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। दोनों तरीके बताऊंगा, शॉर्ट मेथड एंड जो कंप्लीट मेथड है वो। एक्सेलरेशन के लिए देखो, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम। ठीक है, अब यहां पे वेलोसिटी कोई भी हो, चेंज हो चाहे कैसे भी हो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड। इसको आप क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का होगा लेंथ, सेकंड का होगा टी स्क्वायर, तो एल इंटू टी टू द पावर, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देन और अगर एक्सेलरेशन की यूनिट पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा मास m। ठीक है, या फिर आप ऊपर पूरा कंप्लीट मेथड बता देता हूं। मास के लिए यूनिट केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए मास m, मीटर के लिए लेंथ l, और सेकंड के लिए टाइम t। पावर 2 है इसलिए 2 आ जाएगा, तो m l टी टू द पावर -2। ये फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फोर्स की डेराइव्ड यूनिट हो गई, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को न्यूटन बोलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क के लिए क्या आ जाएगा, ये ना, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए, फोर्स को फिर से ब्रेक कर दो। अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ना, यहीं पर रख दो। अगर नहीं आता तो इसको फिर से ब्रेक कर दो। फिर से ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात, अभी भी किया था ये। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए l इंटू टी टू द पावर -2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया और डिस्प्लेसमेंट का l हो गया। इसको सोल्व करोगे तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, m l2 t2। ओके, इस तरीके से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो यूनिट के लिए देखो यहां पे, मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। इसको सोल्व करो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। दोनों चीज आनी चाहिए आपको, यूनिट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आना चाहिए। और यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। देन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम का होता है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन उसकी जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास P इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू मास, या मास इंटू वेलोसिटी, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, ओके। या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर अपॉन सेकेंड इनटू मास को क्या, केजी। तो इसका फिर से अगर हम लिखें, केजी मीटर अपॉन सेकेंड, ये यूनिट है, किसकी यूनिट है, ये मोमेंटम की यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी के लिए मास m, मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम, ये क्या हो जाएगा, m1 l1 t टू द पावर -1। फिर ऐसे भी लिख सकते हो, m l t टू द पावर -1, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों सही है मेथड। देन डेंसिटी, डेंसिटी के लिए आ गए हम। तो डेंसिटी का भी हमने कैलकुलेट किया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होती है, केजी, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो इनकी यूनिट तो क्या आ गई, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी किसके लिए है, मास के लिए, मीटर क्यूब किसके लिए है, एल के लेंथ के लिए, तो ये क्यूब आ जाएगा। तो m टू द पावर 1 l टू द पावर -3, ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद है
फाइंड द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, पावर का भी अभी अभी किया था हमने। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फिर से ब्रेक कर दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का अगर आता है लिख दो, नहीं आता है फिर से ब्रेक कर दो। क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब लिख दो, मास का क्या है? केजी, एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और टाइम का टाइम का सेकंड, एक और है सेकंड नीचे। तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3 के अपॉन सेकंड क्यूब। इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कंबाइंडली क्या? वाट। जो जेम्स वाट थे जिन्होंने स्टीम का इंजन बनाया था, उसके नाम पर इसकी यूनिट आ गई वाट। ठीक है ना? तो ये वाट पावर की यूनिट है। देन इसके पावर की अदर और भी यूनिट्स है। हॉर्स पावर हो गया एचपी, ठीक है, ये वाट हो गया, मेगावाट हो गया, गीगावाट हो गया, ये पावर की डिफरेंट यूनिट्स है। ठीक है ना? वाट कंपैरेटिवली एक छोटी यूनिट है, इसलिए हम इसको किलोवाट मेगावाट में काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगे। केजी के लिए क्या हो जाएगा? मास एम। मीटर के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ एल। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? टी। एल स्क्वायर है एम की जगह, टी क्यूब है इस, क्योंकि यहां पे सेकंड का भी क्यूब है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3। ठीक है, तो ये इसके सामने आ गया। देन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये एक आपके सामने थोड़ा अभी तक के लिए नया है, अभी इसको हम पूरा करेंगे तब ये पुराना हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो क्या है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है? ये होता है जी। आपको सबको पता है न्यूटन्स ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बताया था, ओके, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया? अगर आपके पास दो अलग अलग मासेज है, ये m2 है, ये m1 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाओगे g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये g यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ये क्या है? ये है फोर्स। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा। आपको किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है? जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो करो। क्या है? जी को जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करें उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करो। जी को एक तरफ ले आओ, बाकी सब कुछ इधर छोड़ दो। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, एफ क्या है? फोर्स है। तो फोर्स क्या हो गया? न्यूटन। ये क्या हो गया? आर मीटर स्क्वायर, नीचे केजी इंटू केजी। अब जो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? m1 l1 टी टू द पावर -2। ये न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए। ठीक है, इनटू एल टू द पावर 2, एल टू द पावर 2 अपॉन केजी। केजी किसका है? मास m।
इस तरह। अब सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो पहले m के लिए सोल्व करो, एक m से एक कैंसिल आउट, बचेगा m टू द पावर -1। l के लिए l टू द पावर क्यूब, 1 ये है और 2 ये है, क्यूब हो जाएगी, और t टू द पावर -2, क्योंकि t टू द पावर -2। तो ये आपके पास g का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और इसकी यूनिट क्या हो गई, बीच में इसकी यूनिट भी आ गई, क्या, इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके यूनिट भी आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और ये आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। देन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना होगा। तो आपको पता है, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, जब इस वायर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस एक पॉइंट से जो चार्ज फ्लो होगा Q, और इस चार्ज को फ्लो होने के लिए जो टाइम चाहिए, टाइम कंज्यूम होगा T। मान लो 1 कूलम चार्ज 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो Q और T, ठीक है ना। तो Q और T, जो जितना चार्ज फ्लो होगा टाइम में, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होती है, करंट I होती है। I को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान रखा है, ठीक है। जो साइंटिस्ट है, जो इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो है, उन्होंने करंट I को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रखा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। चार्ज क्या है, Q है, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। I को क्या लिखते हैं, एम्पियर, टाइम को क्या लिख सकते हैं, सेकंड। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का A हो जाएगा, सेकंड का T हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AT, या फिर आप इसको A1 T1 भी लिख सकते हो, और या फिर आप इसको AT भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मान लो कोई भी एक चार्ज है, यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज को किसी जगह पर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो कार्य करोगे, जो वर्क करोगे आप, उस वर्क डन को आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल बोलोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q, ये होता है, ठीक है। W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q। अब लिख दो, चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो डायरेक्ट ही, क्या, W क्या है, वर्क है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 M1 L2 T-2 अपॉन Q का क्या है, AT। सोल्व कर दो, इसको जब सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, M1 L2 T-3, एक नीचे से ऊपर चला जाएगा, और A टू द पावर -1, ए टू द पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। सिंपल, यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन किसी को वर्क का नहीं आ रहा, तब वर्क को ब्रेक करो, फोर्स को फिर ब्रेक करो। अब लिख दो, मास का M, एक्सेलरेशन का L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट का L, Q का AT। अब सोल्व करो, M L2 T-3
a-1 सेम है, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। देन इसके बाद आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। ओके, जो करंट फ्लो होती है उसके अंदर कितना ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको बोलते हो आप रेजिस्टेंस। और ये होता है यहां पर ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल है, इसका अभी भी कैलकुलेट किया था, क्या होता है? W अपॉन Q अपॉन I। W का डायरेक्ट लिखेंगे इस बार, ओके। क्या आएगा? M1 L2 T टू पावर -2, ये W का डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क का। नीचे Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, I का होता है A। अब सोल्व कर दो। M टू द पावर 1 L टू द पावर 2 एज इट इज, T टू द पावर -3 की एक नीचे से T ऊपर चला जाएगा, और A टू द पावर -2, ये R। तो इस तरीके से आपको टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अभी तक आपको ये लेक्चर होपफुली बहुत समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता है, हमें बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको समझने में। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेरी आती है वो बताएं आप, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।